हमारे हिंदू लीगल फंड के प्रति जो आप लोगों ने उत्साह दिखाया है, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब इस फंड के कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपसे अनुरोध है कि अभी जो हमारा टारगेट था, उसमें लगभग 30% की कमी रह रही है। तो आप जिस प्रकार से अभी तक उत्साह दिखा रहे हैं, उसी को आगे कायम रखते हुए आप स्वयं और आपके आस-पास के जो भी लोग हैं, उनसे आप कहें, क्योंकि ये कुछ दिनों में ये बंद होने वाला है। हमने इसे लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही जारी किया था। एक बार पुनः अनुरोध है कि इस हिंदू लीगल फंड में आप लोग सभी कंट्रीब्यूट करें और हमारे ग्राउंड पे, फील्ड पे, ज़मीन पे खड़े हुए जो हिंदू कार्यकर्ता हैं, जो हिंदू सिपाही हैं, जो हिंदू युवा हैं, उनको सपोर्ट करें कि वो किसी भी तरह की समस्या में आएँ तो हम उनको ली। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं श्री अभिषेक बनर्जी उफ़! श्री अभिषेक तिवारी। अब क्या करें, इनके जो नामा राशि है, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो हमें याद आ जाती है उनकी। तो ये आपके नामा राशि पे जो हमले हो रहे हैं और जो वो नाटक कर रहे हैं, पीक इस समय पीक ट्रोलिंग चल रही है। आपकी लेटेस्ट ट्रोलिंग बताऊँ आपको जो चल रही है अभिषेक बनर्जी की, वो कह रहे हैं कि साहब कि नॉर्मल पीपल अंडे खाते हैं, नॉर्मल लोग जो हैं वो अंडे खाते हैं और जिम जाते हैं। और अभिषेक बनर्जी अंडे खाते हैं और अस्पताल जाते हैं। बताइए, कितना गज़ब का मामला है। लेकिन मैं क्योंकि इस पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली है। मैं तो ये जो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, अभी मैं देख रहा हूँ जो स्ट्रैटेजी है इसको इसको पूरा एक तरह से कोई सहानुभूति का सागर उमड़ पड़े, इस तरह का कोई प्रयास हो रहा है कि राहुल गांधी जी लिखते हैं, सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला बेहद निंदनीय है। एक सांसद पर हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये उस जनता पर है, हुँ, जिसने हुँ, उन्हें चुना है। हुँ? हुँ, उनको तो चुना जहांगीर खान ने है, तो कह रहे हैं हुँ, जनता है चुना है। खैर, अभी मैं पूछ रहा था आज मैंने शुद्धोशील से पूछा था कि भई अगर डायमंड हार्बर में चुनाव हो जाए, तो अभिषेक बनर्जी की क्या स्थिति रहेगी? तो साफ कहा कि 4 नंबर पे आएँगे। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो 4% लाया है, तो ये इनके 5-7% आ जाएँगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना है। तो कहते हैं ये बीजेपी की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है, हुँ, घिनौना रूप हुँ, है। हुँ, केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करें। अच्छा, दोषी पकड़ लिए गए हैं 6 और 6 के 6 तृणमूल के कार्यकर्ता हैं। वो जो उनकी हारी हुई एमएलए हैं, लवली मोइत्रा, उनके कार्यकर्ता हैं वो। फिर आज जो है साहब, ज़बरदस्त जो है वो 3 घंटे पहले अभिषेक बनर्जी का बड़ा ही उम, भावनाओं से भरा हुआ एक ट्वीट आता है। हुँ, ये कह रहे हैं कि साहब, थैंक यू राहुल जी फॉर योर कंसर्न एंड कांस्टेंट सपोर्ट। ये वही है जो कह रहे थे ममता जी ने जो है वो बीजेपी को स्पेस दी है। अगर ये गलतियाँ नहीं करती तो नहीं होते। खैर, प्रोटेक्ट द सोल ऑफ इंडिया, ये इन यूनाइटेड एंड रेज़ोल्यूट इन आवर फाइट टू प्रोटेक्ट द सोल ऑफ इंडिया। ये हुँ, आत्मा बचाएँगे अभिषेक बनर्जी। हुँ? जिनको पब्लिक जो है जहाँ जाते हैं वहाँ चोर, 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 चोर। हुँ, भाई चोर क्या? पीसी चोर, भाईपो चोर। Last year, I traveled across 5 countries representing India as part of the all-party delegation for हुँ, Operation Sindoor. चलो इसको भी भुना हुँ, रहे हैं। Today, I stand as a victim of political violence. जरा हमें हुँ। आप पॉलिटिकल वायलेंस की परिभाषा समझाओ जरा। अभिषेक जी, आपके नामा राशि कह रहे हैं तो हम यही मानते हैं कि आप ही कह रहे हैं। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल उल्टी नामा राशि के चक्कर में मत फँसाइए सर, मेरा नाम तिवारी है। मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, राहुल गांधी अरे क्या टाइप का बात करते हो? अभिषेक बनर्जी ने ये भी कह दिया कि मैं ब्राह्मण की संतान हूँ। हाँ, इसीलिए मैंने वो स्पेशली अभी ब्राह्मण बोला। मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं जिस प्रकार का ब्राह्मण हूँ, वो सनातन द्रोही नहीं। मेरा और जहांगीर खान का कभी कोई मित्र वाला रिलेशन नहीं होता। पहले डेमोक्रेसी और इन सब पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा राहुल गांधी के ट्वीट पर कहूँ। राहुल गांधी ने सोनू की बकरीद के दिन हलाल करने वाली, कुर्बानी वाली इस पे कोई ट्वीट किया क्या सर? उससे सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। क्या बात करते हो आप भी? नहीं, 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 नहीं। यही, ये जो है ना कि आदमी रोज मछली खा रहा है तो कोई चर्चा नहीं।
किसी दिन अरे ये शार्क जब आप देखिए इन्होंने ज़िक्र अब करेंगे वो जो उसके हत्यारे का जो एनकाउंटर हुआ है, जिसमें वो मारा गया है, उस पे निश्चित रूप से कमेंट आएगा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुका है और ये जो है वो हत्याएँ की जा रही हैं पुलिस के द्वारा। ये अवश्य आ सकता है। तो वो आपका सूर्या चौहान वाला नहीं आएगा कि साहब कि सूर्या जो है वो मारा गया और नहीं मैं बकरीद पे उसको बकरे की तरह काटा गया। ये नहीं आएगा। नहीं आया तो तरुण खटीक पे भी नहीं था। अभी जो तरुण चिल्ला खटीक रहे पे हैं भी लोग। नहीं आएगा। देखिए आप समझते नहीं हैं। वो जो है उनको बड़ी किताब ने ये अधिकार दिया है कि वो काफ़िरों को मारें, काफ़िरों मारे को ठीक मार के जन्नत जाएँ। है। आप उनसे जन्नत जाने का अधिकार छीनना चाहते हैं क्या? तो ये तो राहुल गांधी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी। मैं उनका अधिकार नहीं छीन रहा। दरअसल क्या है कि हमारे भी जो है गीता में स्पष्ट आदेश है धर्म युद्ध के बारे में। मैं मानता हूं कि यह धर्म युद्ध चल रहा है। इसमें या तो सनातन कंप्लीट डिफीट होगा या कंप्लीट जीतेगा, बीच का कोई रास्ता नहीं है। और सनातन ही राष्ट्र है, ये तो पश्चिम बंगाल से निकला है। उस वक्त यूनाइटेड बिहार था, कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन निकला है। बिहार और बिहारियों ने इस बार जलवा दिखाया बंगाल के अंदर। कितने बड़े इन्फ्लुएंसर के रूप इन्फ्लुएंस किया है बिहारियों ने वहां, क्योंकि वो वोटर भी वहां के हैं। और उन सब एरियाज में देख लीजिए, आसनसोल वगैरह में जलवाए जलाल है। तो अब आते हैं थोड़ा अभिषेक बनर्जी के ऊपर, डेमोक्रेसी इन सब की। 6 या 7 मई 2021 की घटना है। एक हिंदू बीजेपी का कार्यकर्ता है, दलित समाज से आता है। उसकी पत्नी को 3.5 उनका स्टेटमेंट माइक पे 4 घंटे है, 3.5-4 घंटे कंप्लीट नंगा रखा तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। पत्नी को, पति को नहीं। और पूरे उस बेल्ट में जिन्होंने जिन्होंने बीजेपी को वोट किया था उन सबको सबक सिखाने के लिए, दिखाने के लिए सबके सामने। अभिषेक बनर्जी के साथ जो भी हुआ उसको लेकर के मैं हंसते हंसते कड़ी निंदा करना चाहता हूं। मन दुखी है, चेहरे के मुस्कुराहट पे मत जाइए, ठीक है। डेमोक्रेसी का यही है, जनता की अदालत। हरिशंकर प्रसाई ने कहा था कि भेड़ और भेड़िया बनाते वक्त कि भाई भेड़ियों का शासन आता है, तो भेड़ियों के शासन की जगह पे इस बार सत्ता जिसकी आई है वो भेड़ियों की चली गई है। और भेड़ों ने अपना मुलायम भेड़ का बच्चा देने से ब्रेकफास्ट टेबल पे मना कर दिया है। ये जो काउंसलर के कपड़े फाड़े, कल एक वीडियो देख रहा था, उसमें से कोई एक टीएमसी का काउंसलर था या कार्यकर्ता था, उसने बोला कि जिसका जिसका कट मनी हमने लिया है वो आइए और हमारे पास से लेके जाइए। यस, वो यस। क्यों? इसको क्योंकि कपड़े इस इसको कहते हैं राहुल जी के शब्दों में इसको कहते हैं ईमानदारी। ईमानदारी। अभी तो ईमानदारी से ही वो अंडा फेंका ना, छुप के तो नहीं फेंका। चोर चोर। अब चोर चोर ये आदमी कह रहा था 4 मई 2026 को देखेंगे अमित शाह को तो बड़ा गुंडा अमित देखबो। कह रहे थे ना कि पिछली बार तो छोड़ दिया था, हुगली के स्पेशलिस्ट सीट का नाम बता के जहां भाजपा जीती थी, इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगा। हाँ, वो 4 सीटें थी, गोघाट, खानाकुल और आरामबाग और पुरसुरा। आरामबाग को लेकर के बोल रहे थे, आरामबाग के लोगों को लेकर के, ठीक है। यह अभिषेक बनर्जी था। और ऐसी एक घटनाएं नहीं, मैंने तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को मार के पेड़ पे लटकते हुए देखा। एक अरे मुर्शिदाबाद की एक्स एमएलए को मार दिया था इन्होंने तो। नहीं, बिल्कुल एक एमएलए को मारा था। एक अभी रुक जाइए। मुर्शिदाबाद में जो रिसेंट ये जो दंगा हुआ था 2024 के बाद वाला, वहां एक 6 वर्षीय बच्चे के गर्दन के ऊपर तलवार रख के उसके पिता को बोला गया शिवलिंग के ऊपर पेशाब करो। सब कैमरे में रिकॉर्डेड हैं। तो ये जो मुर्शिदाबाद में रह रहे हिंदुओं के लिए डेमोक्रेसी नहीं है क्या? 27% है तो तुम जीने नहीं दोगे, जीने का अधिकार छीन लोगे।
तुमने उसको मान ही लिया कि वो बांग्लादेश है। अभी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होना है, थोड़ा रुको, अभी अभी आंसू मत बहाओ, क्योंकि बहुत समय मिलेगा। तेलंगाना में भी SIR होने जा रहा है, बहुत समय मिलेगा रोने का। अभी बंगाल में मुसलमानों की टोटल पॉपुलेशन लेस देन 20% हो जाएगी विद इन 2-3 ईयर्स। प्रिंट का आर्टिकल आया ना बड़ा, कि इट्स कंसर्निंग फॉर बीजेपी। वो लिखते हैं कि टीएमसी अगर कंप्लीट वाइप आउट हो जाए तो लेफ्ट का राइज हो जाएगा और बीजेपी को डिफिकल्टी हो जाएगा। हे भगवान, ये जो शेखर शेखर जी जो है वो कितना चिंतित है बीजेपी के लिए। नहीं, ये जो खेला खेल रहे हैं ना आप लोग, तो लेफ्ट टीएमसी एकदम कंप्लीट वाइप आउट हो जाएगा, लेफ्ट का राइज हो जाएगा। भाई साहब, झारखंड में और बिहार के बॉर्डर पर एक गांव है मोतिया और डुमरिया, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। तो उसके बारे में कुछ कहानियां प्रचलित है कि जब इंडिया चाइना का युद्ध हो रहा था तो रेडियो पर अनाउंसमेंट हुआ कि चीन ने हमारी 4 चौकियों पर कब्जा किया। तो वहां के यादवों ने बोला, साला कैसा आदमी सब हमारा चौकी उठा के लेके जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, यहां आएगा तो लाठी से मार के सर तोड़ देते। चौकी पे कब्जा कर लेना हमारा। चौकी मतलब उन्होंने अपना जो सोने वाला चौकी होता है उसको समझा। साला चौकी लेके चीनी चल जाएगा तो हम कहां सोएंगे। तो कहने का मतलब वज्र मूर्खता का कोई ये नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म के लिए लड़ना जानते हैं, उनको बस इतना ही बंगाल के अंदर याद दिलाना था कि तुम हिंदू हो। और अब बंगाल पूरे इंडिया को याद दिला रहा है कि हम हिंदू हैं, तुम कब हिंदू बनोगे। तो अभी आप बंगाल का वाइब्रेशन आफ्टर भूकंप के बाद जो आफ्टर शॉक आता है, मुझे याद है नेपाल में जब भूकंप आया तो बिहार में बहुत तीव्र भूकंप आया सर। पटना के आधा से लोग गांधी मैदान में रात को सोने चले गए क्योंकि बार बार आफ्टर शॉक आ रहे थे। तो अभी बंगाल के आफ्टर शॉक का इंपैक्ट यूपी, उत्तराखंड, गुजरात कहां कहां पहुंचेगा, राजस्थान छोड़ के। वहां वो सेफ जोन में है, वहां सड़क पे नमाज हो सकती है, वहां वो अलग लेवल पे चल रहा है। राजस्थान मध्य प्रदेश का छोड़ दिए, वहां बीजेपी नहीं, अलग ही शासन चल रहा है। तो बंगाल में जो हो रहा है ना, ममता बनर्जी और ये जो आज डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं, यही महुआ मोइत्रा लल्लन टॉप पर 3 महीने पहले इंटरव्यू दी, बोला कि बंगाल तो क्रांति की धरती है, ये सब हिंसा तो उसका कल्चर है। कल्चर। तो आज वो कल्चर कल्याण बनर्जी को, अच्छा कल्याण बनर्जी तो फालतू में फुटेज खा रहा है, मैंने देखा अलग अलग एंगल से, एक थप्पड़ भी नहीं लगा, ऐसे गिर गया। इंजरी रिपोर्ट है नहीं अभिषेक बनर्जी को, रोना किस बात का। अरे भाई, हाँ, मैं शिकायत ये है मेरी कि अगर होना था तो प्रॉपर होना था। ये तो फुटेज खाने वाली बात है। नाखून कटा के शहीद बनना ये कोई है? नाखून कटा के शहीद क्यों बनना है? तो बंगाल के अंदर अभी एक पॉलिटिकल रीसेट हो रहा है, प्रॉपर रीसेट चलेगा। रोना इसलिए है क्योंकि अंततोगत्वा ये जो प्रतिदिन 10,000 लोग, 5,000 लोग फेंके जा रहे हैं ना बॉर्डर के बाहर, इनको रोकना है पूरे देश। ध्यान बदला के आदमी का फोकस शिफ्ट हो जाए, लेकिन मैं नहीं मानता कि किसी का फोकस शिफ्ट होने वाला है। एक एक बंगाली वो लिंग्विस्टिक से पहचान लेता है बोलचाल की भाषा में कि भाई ये बांग्लादेशी बंगाली बोलता है, वो बता दे रहा है हिंदू। हिंदू वहां का वोट करने के बाद कर्तव्य नहीं भूला है। अच्छी बात ये है, वो बता रहा है अभी पुलिस वाले को कि वो बांग्लादेशी, उसको टांग के अभी तक तुमने फेंका नहीं है। अच्छा, पुलिस का सिस्टम अलग है, उसे अचानक देशभक्ति याद आ गई है, वो खुद ही बता रहा है, सर मैं तो आप ही के सरकार आने का वेट कर रहा था, जहांगीर खान के लोगों ने बहुत प्रताड़ित किया सर। साला कोई भी पुलिस स्टेशन में घुस के धमकी देता था, आप बोलो तो उठा लूं, आप बोलो तो सर यूएपी लगा दूं, आप सर आदेश कीजिए, बस मेरा ट्रांसफर सुंदरवन में मत कीजिएगा सर। आप आदेश करो सर, इसका परेड करना है, एक काम करो, इसका शर्ट उतारो, पैंट उतारो, इसको अंडरवेयर और बनियान के अंदर घुमाओ। आपने अब तक 5-6 वीडियो देख लिए होंगे टीएमसी के कार्य मतलब गुंडों को अरेस्ट तो हो ही रहे हैं, लेकिन उनको अरेस्ट करके घुमाया कैसे जा रहा है पब्लिक में, वो मैसेज इंपॉर्टेंट है। यही 4 पुलिस वाले खड़े होकर के लेके जा रहे हैं, मैंने देखा 4 पुलिस वाले, उसका शर्ट उतार दिया, उसका पैंट उतार दिया है,
वो बेचारा नाड़ा संभाले या अपना बनियान संभाले, उसे लिया जा रहा है, परेड कराया जा रहा है और कहा जा रहा है ये सबसे कट मनी लेता था। इतनी सजा मिल रही, इतनी ही तो मिल रही है। तो बंगाल को लेकर के अभी बहुत रोना पड़ेगा, अभी बहुत रोने के मौके मिलेंगे। अभी आपको रोना है विनेश फोगाट को लेकर के, आपको रोना है यूपी में असद को लेकर के, आपको तेलंगाना में दोनों भाई रोते हुए नजर आ रहे हैं जब से एसआईआर का घोषणा हुआ है। तो मौके मिलेंगे तेलंगाना अभी। में क्या समस्या है? अरे आपने न्यूज कवर नहीं किया, मुझे तो लगा कि कवर कर लिया होगा। नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं नहीं, म्यानमार है दो भाई। बताइए बताइए बताइए, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। हाँ, तेलंगाना में सर एसआईआर होने वाला है, इसी जून महीने में होना है सर। और जब से एसआईआर की बात हुई है तेलंगाना में, तब से रोना शुरू हो गया। 15 जून से एसआईआर की खबर होगी, अब घर घर में होगा। अब जैसे ही सुदर्शन रेड्डी ने बताया ये सारी खबरें कि हैदराबाद से ये होगा, तो भाई हैदराबाद के दो भाई लोग टेंशन में आ गए। बोला ये जो जुल्म हो रहा है ना, क्या बोलेगा मैं भाई, बहुत जुल्म तो खतरनाक बहुत स्थिति है, बना के रखी है मोदी ने। और बहुत जुल्म हुआ। बहुत जुल्म हुआ है जनाब। बसा खड़े करके ये लोग बोल रहे हैं कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी जाने को, किधर को जाएगा आप बताओ, कोई जगह छोड़ा क्या, किधर को जाएंगे? वहां तो पहले से ही 2 लाख लोग मौजूद है कि पहला मेरा नंबर आएगा तो बांग्लादेश हम भागेंगे बंगाल के थ्रू। वो असम वाला मियाँ जो है वो मगरमच्छा छोड़ दिया है ना नदी में, पहला नदी को पार कैसे करेंगे, वो मगरमच्छ निकल जाता। और हैदराबाद से किधर को भागेंगे? पाकिस्तान वाले आके बसे, आपको भी पता है बहुत सारे पाकिस्तान के लोग उधर आके बसा, बड़े भाई छोटे भाई उनके अब्बू ने बसाया कर को। अभी एसआईआर होगा, ये सारे पकड़े जाएंगे ना फर्जी लोग, तो कैसा हैदराबादी भाई लोग को तकलीफ होगा। इतने दिनों से सत्ता बना के रखा है, बहुत दिन से हैदराबाद का वो लोकसभा सीट चुभ रहा था। अभी एसआईआर होगा, सब ठीक हो जाएगा वहां पे। जरूरी है। फॉरनर और इमिग्रेशन बिल आने के बाद सबको पता है कि इस देश में छुपना बहुत मुश्किल है, सबसे डिफिकल्ट काम है। लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस बात यह है कि जिन्होंने ट्रांसपोर्ट करके पहुंचाया, जिन्होंने उसको जॉब वहां पे दिलवाया, वो सब नपे जा रहे हैं। वो एक बांग्लादेशी का मैं दूरदर्शन पे इंटरव्यू देख रहा था, बांग्लादेशी महिला रोते हुए बोल रही कि हम किधर जाए, हमारा तो कोई रखवाला नहीं है। बांग्लादेश में 6 दिन 7 दिन का हमारा हस्बैंड को नौकरी मिलता था काम करने को 300 रुपए के, और मेरे पास कोई काम नहीं है। इधर मैं 4 लोगों के घर में झाड़ू कटका करके आराम से काम करती हूँ, हम कोई क्रिमिनल नहीं है। मेरा पति केरला में, उसको काम मिलता है पर डे का 1000 रुपए। मैं पूछता हूँ भाई, हमने पालने का ठेका लेके रखा है? पर डे का 1000 रुपया जो है वो बांग्लादेश में का 1500 रुपया हो जाता है। नहीं तो हमने पालने का ठेका लेके रखा है। अगर यही करना था तो तुम्हारे अपने बाप दादा से पूछना था। डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम में वो कलकत्ता की सड़क पे ले करके, और आज जो पूर्वी बंगाल है, और डायरेक्ट एक्शन डे का छोड़ो, अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ, कहा भाई नहीं रहना है, हमको पालने का कोई टेंशन नहीं है, हमको आस्तीन में सांप रखने का कोई जरूरत नहीं। मैं सबको जागृत करता हूं। सूर्या वाले प्रकरण में सबने अलग अलग बातें कही। मैं आपसे एक और छोटी बात कहना चाहता हूं संजय सर, अगर सूर्या की मित्रता असदवा के साथ नहीं होती तो जीवित रहता कि नहीं रहता? 100% रहता, तो जब 100% हजार रहता। वही तो हम कितने दिन से कह रहे हैं कि भाई साहब ये दोस्ती वोस्ती जो है ये सोच समझ के करो। लेकिन कई बार, कितनी बार समझा दिया कि साफ साफ जो है वो कुरान शरीफ कहती है कि काफिर जो है वो तुम्हारे दुश्मन हैं, और अल्लाह जो है वो यहूदियों को और हनूदों को पसंद नहीं करता है, अल्लाह का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन है। ये सब चीज़ें बड़ी किताब में लिखी हुई हैं। तो जो भी आदमी जो है वो जन्नती होना चाहता है वो सबसे पहले इसी पे जाता है। उसको क्या लेना देना कि दोस्त है कि क्या है। भाई मोरालिटी क्या होती है? अब्राहमिक रिलीजन्स में मोरालिटी वो होती है जो उनके ग्रंथ में लिखी हुई है, वो सबसे ऊपर है, वही सही है। वेरी वेरी गुड। क्या हमारे आप की तरह कोई वो विवेक की बात थोड़ी होती है कि साहब के कर्म, आप अच्छा कर्म तो करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। आज
और निरपराध की हत्या नहीं करनी है। ये थोड़ी है उनके यहाँ। उनके तो यहाँ ये है कि अगर वो मुस्लिम नहीं है, तो वो अपराधी है। ठीक, ठीक। तो आज जयपुर डायलॉग्स जितने लोग देख रहे हैं, एक होमवर्क लीजिए। अपने-अपने बच्चों को बिठाइए और बात कीजिए। जितनी उनसे शत्रुता आप भले कर लो, मित्रता ज्यादा खतरनाक है गुरु। उमेश कोले से लेकर के वो कन्हैयालाल दर्जी से लेकर के सूर्या या तरुण खटीक, अगर आप ध्यान देखेंगे, इनका वही रिलेशन था। नो कांटेक्ट, कंप्लीट सेफ रहेंगे। वो दो इंदौर की घटना याद होगी कि दो मुसलमान लड़कियां अपनी सहेलियों को कैसे उसका नंबर एक्सचेंज करा के उसका ये करा रही थी, कन्वर्जन और लव जिहाद का ट्रैप का सबसे बड़ा। आरफा खानम शेरवानी कह रही थी मुस्लिम गर्ल क्राइंग इन कॉर्नर। भैया, हमारे अंदर का इमोशन आप लोगों ने कब का मार दिया, वो सब में भावनाओं में नहीं बहता है। अगर वो कोने में उसके कारण रोती है तो जिम्मेदार तुम लोग हो। तुमने अपनी बेटियों को सिखाया कि हिंदू बेटियों को बहला के फुसला के उसका कन्वर्जन कराना है, अपने लोगों के साथ अपने कौम के लिए दीन की दावत देनी है। तो ये तुम्हारा दीन का दावत वाला जो है ना, हमको नहीं चाहिए। क्लियर है इस मामले में। तो आप लोग अपने सारे पेरेंट्स जो लोग देख रहे हैं आज का शो, मेक श्योर क्योंकि आपके बच्चों की सेफ्टी की गारंटी आपकी सोच है। जितनी दूरी बना के रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। बहुत क्लियर जी। ये देखिए, ये खबर आ रही है कि अभिषेक बनर्जी अटैक केस में जो एक अरेस्ट हुआ है, तो उसकी मदर कह रही है कि साहब वो तो तृणमूल कांग्रेस का वर्कर है। बिल्कुल सही बात। तो वैसे इस वक्त ये भी है कि तृणमूल कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं, वो अभिषेक बनर्जी को मानते हैं कि ये प्रिंसिपल रीज़न है, सबसे बड़ा कारण है तृणमूल कांग्रेस की हार का। ये अधिकतर तृणमूल कांग्रेस के लोग मानते हैं। हाँ, देखिए, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से वो आंदोलन हुआ, ठीक है। अब शुभेंदु अधिकारी को भले कुछ ना मिला, उससे उसको इश्यू नहीं था, किंतु जिस प्रकार से पार्टी हाईजैक करने के बाद पूरे बंगाल को हाईजैक करा रहे थे अभिषेक बनर्जी, आई रियली डाउट के उनके कोई भारत द्रोही सोरस जीवियों के साथ कोई संबंध नहीं होंगे, संभव नहीं। वो भारत के हित में कोई काम नहीं हो रहा था। देखिए सर, करप्शन होता है, करप्शन लोग करते हैं, मुझे उस पर कोई ये नहीं है कि चलो तुम करप्ट हो, ठीक है, देशद्रोही तो मत बनो। ऐसे मार्को रूबियो आया था ममता बनर्जी से मिलने। मुझे ये बताइए, आप तो जियोपॉलिटिकल मामलों के एक्सपर्ट है भी हैं सर। तो भाई उसने तो देखिए कितना कोशिश किया कि जो ममता बनर्जी के साथ उसने जो ओरिजिनल प्रोग्राम रखे थे वो चेंज होकर शुभेंदु अधिकारी के साथ हो जाए। शुभेंदु जी ने लिफ्ट ही नहीं दी उसको। बताइए आप। लिफ्ट तो भारत सरकार ने, मतलब दो हवलदारों को भेज के कौन विदाई करवाता है। ऐसी तो मैंने ऐतिहासिक बेइज्जती पूरे इसमें नहीं, पाकिस्तान का चैनल देखा। वो भारत के कसीदे पढ़ेंगे। देखिए आप, मार्को रूबियो अगर आता जनाब, तो हमारे पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ सारे जो पाकिस्तान के राजनीतिक रसूख वाले लोग हैं वो लाइन में खड़े होते, किंतु मोदी ने बिल्कुल भाव नहीं दिया। मोदी समझ रहा है, उसकी राजनीति वो देख रहा है। अभी 2 दिन से बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि एक बार को मेरी आलोचना और एक बार को इजराइल की आलोचना इजराइल में हो सकती है, किंतु हिंदुस्तान में नहीं होती। क्योंकि मोदी सरकार ने जो दाव खेला है राजनीतिक रूप से, वो समझ रहे हैं कि इजराइल पर बेटिंग करने का भी सबसे सही टाइम है। वो मिल के आए टॉफी देने के लिए थोड़े ना। वो तो आप लोग जानते हैं, बेटा दर्शकों के लिए फिर भी बता दूं, वो कॉरिडोर एक बार बन जाए, और 3 तरह से कॉरिडोर बनना है, जलमार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग, और यूएई को लपेट लेना अपने साइड में। उसके बाद मिडिल ईस्ट जाए, कतर जाए, कहीं जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मोदी को। एकदम जिसको कहते हैं चोखो धंधा, वो कर रहे हैं मोदी जी। तो ट्रांजिशन फेज चल रहा है और अमेरिका अचानक ही। मैंने सुना है साहब यहाँ पे किशनगंज में भी कुछ क्लीन अप होने वाला है।
नहीं, वो हो रहा है, हो नहीं रहा है, भयंकर काम हो रहा है, इतना भयंकर हो रहा है जिसके बारे में मीडिया चर्चा नहीं करी। सुनिए, आपको बताते हैं। हम्म, 15 साल की सारी बड़ी रजिस्ट्रियां, अब मान लीजिए संजय सर दीन की दावत कराने के लिए कतर गए, वहां से फंडिंग लेकर के आए, उस फंडिंग से कहां कहां क्या जमीनें खरीदी, किसको वक्फ प्रॉपर्टी बनाएगा, वो A to Z। और पहले 10 किलोमीटर के पूरे रेडियस को का जो इलीगल इंक्रोचमेंट वगैरह उसको करा के वहां अलग फेंसिंग चल रही है, वहां पे अलग ये बन रहा है। पहले ही बता दूं कि जब अमित शाह जी आए थे फरवरी में, तभी उन्होंने कहा था, वहां पर आर्मी कैंप बनने का भी बीच में विरोध हुआ था, आपको याद होगा। अभी सिर्फ वही नहीं हो रहा है सर, ये अमित शाह जी ने रणनीति बदलवा दी है। जब किशनगंज में बहुत सारी डीएम लोगों ने दी हैं और गड़बड़ियां मिली हैं, तो आपको बता दें, कुछ बड़े कांग्रेस के वकील टाइप के लोग हैं, मुसलमान हैं वो, उनके बहुत सारे इसमें चलते हैं, स्कूल स्कूल भी चलते हैं, बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे। किसने कहां से फंडिंग कराई भारत में इनलीगल इंक्रोचमेंट बढ़ाने में और भारत को अंदर से अनस्टेबल करने के लिए, चाहे वो चीन से, अमेरिका से, सबका लिस्ट में नाम आना। और सिर्फ किशनगंज में नहीं चल रहा है सर, सारे बॉर्डर पे चल गया। नेपाल वाला बॉर्डर में किसने किसने खरीदा है, यूपी में किसने किसने खरीदा, बिहार में, बंगाल में तो चल ही रहा है। आपको मैं बताऊं सर, यही चीज ऑर्डर की है गुजरात के लिए भी। गुजरात के बॉर्डर एरिया में किसने किसने प्रॉपर्टी खरीदी है, सारे डीएम को आदेश दिया गया कि 15-20 साल का सारा टेबल पे होना चाहिए। कौन कौन लोग फंस सकता है इससे, लिस्ट लंबी है सर। भारत के अंदर सिर्फ बसाने के लिए इनलीगल, और ये इंस्ट्रक्शन तो सभी को दे दिया है ना कि 15 किलोमीटर बॉर्डर में पूरे भारत में आपके जितने भी बॉर्डर हैं, चाइना बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, सारा नेपाल बॉर्डर, सभी पे होगा ये तो सभी पे आपने होगा। सारे पंजाब में भी है, मैं भूल गया था पंजाब का नाम। हाँ, पंजाब भी है। तो इलीगल मदरसे जितने भी बनाए हुए हैं वो तो खैर योगी जी ने पहले ही डिसमेंटल कर दिए सारे के सारे। योगी जी ने तो नेपाल बॉर्डर पे 400 मदरसे और 400 मदरसे, मजार और मस्जिदें गिरवाई थी, वो लास्ट ईयर ही वो सब वहां पे समतलीकरण हुआ था, और वहां पे तो पूरा ये किया। लेकिन फिर परचेज डील, डीएम से ये सब नहीं मंगवाया था कि किसने किसने कहां कहां जमीनें खरीदी और महंगी जमीनें कैसे खरीदी हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, बिहार में एक जगह है ढाका, वो बॉर्डर एरिया पड़ता है नेपाल का, और एकदम वो जो बॉर्डर एरिया पड़ता है, और ढाका के पास जमीनें जो है वो बहुत महंगी। कौन सा जिला हुआ? ढाका बहुत फेमस है। फेमस तो है लेकिन जिला तो होगा ना कोई। हाँ, ये दरभंगा इसमें पड़ता है, दरभंगा और मधुबनी के बीच का वो जगह पड़ता है, वो वहां पे है। तो वहां पर बॉर्डर एरिया के पास बहुत बहुत कॉस्टली जमीन है सर, आपके उम्मीद से कहीं अधिक कॉस्टली जमीन है। वहां पर हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे, वहां पे नेपाली मिलेगा, वहां पे किसी दिन यूएस वाला घूमते हुए मिल जाता है, कभी चाइना वाला भी घूमते हुए मिल जाता है सर, सब मिलते हैं। हर प्रकार के जीव जंतु वहां पे मिलते हैं। बस खाली वहां पे एम्बेसी लोगों को अलग अलग खोलने, सिर्फ ढाका के पास है नहीं, वो नेपाल बॉर्डर का एक और जगह है जहाँ पे मैंने ऐसे ही, मैं घूमते हुए एक बार मैंने पूछा कि यहाँ पे कितना महंगा जमीन है जी, तो किसी ने मुझे बताया कि 8 करोड़ रुपए कट्ठा है। मैंने बोला बिहार में ऐसा क्या हो रहा है? तो बोला सर वो जोगबनी से मतलब 3 किलोमीटर पहले का एक जगह था, वो क्या नाम भूल गया। तो उसने बोला सर अब यहाँ चमत्कारिक रूप से बात यह है कि नेपाल में दुनिया भर के एजेंट रहते हैं और यहाँ पर भारत के लोग भी हैं बगल में, तो सब थोड़ा सा महंगा हो गया है सर यहाँ पे। बोले वाह, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि चमत्कारिक रूप से जो प्राइस राइज बढ़े, किसने खरीदे हैं, किसका पैसा है, कहां से पैसा है, कतर से है, बहरीन से है, यूएई से है, वो सबका ट्रांजेक्शन डिटेल्स मंगवा है। ये ढाका तो आपका मोतिहारी में पड़ता है। हाँ, मोतिहारी में पड़ता है, दरभंगा रूट वाले में ही मोतिहारी में पड़ता है ढाका। बहुत बढ़िया जगह है, वहां कुछ विशेष नहीं है, जमीनें बहुत महंगी है। आपको हाँ, दर्शकों दर्शकों को इसलिए बॉर्डर मैंने के बताया। पास है ना, क्या है, हाँ, बरगनिया।
बरगनिया बरगनिया। बॉर्डर, बरगनिया बॉर्डर। तो ये जानना इसलिए जरूरी है कि ये प्राइस राइज और ये सब क्या मैटर नहीं है। मैटर ये है कि कौन कहाँ कैसे इन्वेस्ट कर रहा है और सबका निकालना है, ताकि टेबल टॉक फ्यूचर में जब विदेश में हो कि देखिए आपके लोग ये करा रहे हैं हमारे भारत में। मोदी सरकार का प्लानिंग समझ में अब आ रहा है धीरे धीरे कि अगले 5 साल का इनके पास प्लान है, विजन है। और जैसे जैसे अब विपक्ष को समझ में आ रहा है कि ये प्लानिंग है, ये विजन है, तो उनको अपना बेस वोटर खोने का डर लग रहा है। ये तो सबको निकालेगा। ये तो मैं सोच रहा था, पहले कुछ लोग कहते थे क्या करोगे, 10 करोड़ लोगों को निकाल दोगे? अरे मैं भी नहीं, अपना, क्या उनको अरब सागर में फेंक दोगे? हाँ, अरब सागर में फेंक दोगे। अरे भाई साहब, ये तो सही में अरब सागर में फेंक रहे हैं। ये सही में अरब सागर में फेंकने को तैयार बैठे हैं। जिस प्रकार से रेड कॉरिडोर एकदम खत्म किया, वैसे खत्म करने पे पड़े हुए हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा अभी नहीं वो तो जो फिर एक्शन। बांग्लादेश है तो हम अरब सागर की क्या जरूरत है, बांग्लादेश में फेंक देंगे ना। नहीं संजय सर, आप एक बात देखें, बीजेपी ने क्या किया है, ये पूरा गंगा की पट्टी को देख लीजिए, गंगा माता की पट्टी को देख लीजिए। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सबसे ज्यादा अवैध रूप से इसी पट्टी में लोग बसाए गए थे। अब पांचों जगह इनकी सरकार, और पांचों जगह से जो डंडा ठोका जा रहा है। और आप न्यूज भी पढ़िएगा तो सबसे ज्यादा दर्शकों को मैं बता दूं, इसी जगह पे, अरे उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी बदल गई, यूपी के अंदर बदल गई, बिहार के अंदर बदल गई, बंगाल के अंदर बदल गई, असम के अंदर बदल गई। तो सोचिए, बंदे के पास प्लान होगा ना 8-9 साल पहले कि एक बार ये पांचों जगह पे अपना हो जाएगा, उसके बाद पूरा गंगा माता का सफाई करना है। हम गलत सोच लिए थे। मोदी जी जो बोले ना 2014 में कि न तो मैं आया हूं, न मुझे किसी ने आने बोला है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया था। तो गंगा माता की सफाई का ये वाला प्लान था। हम कोई और ही नमामि गंगे समझ रहे थे, ये अलग नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है सर। और उधर आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि साहब की अहिंसा तो ठीक है, लेकिन जो दुष्ट हैं उनके लिए तो हिंसा ही करनी पड़ेगी। अब आप ये चाहते हैं कि दुर्योधन के साथ शांति समझौता करने के बाद भी अब एकदम छोड़ ही दिया जाए और 5 देखिए ग्राम। दुर्योधन के साथ भी तो भगवान ने कई प्रयास किए थे, और योगी जी तो अब प्रयास ही नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रयास किए। जैसे ओवैसी ने बोला कि 1,23,000 वक्फ की प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड है। अभी रिसेंटली एक न्यूज आया होगा, जयपुर डायलॉग्स ने उसको कवर किया था, मैंने आई थिंक आपके पोस्ट में देखा था। 33,300 कुछ प्रॉपर्टी थी वक्फ बोर्ड की, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बोला ये तो तुम लोग इन अवैध रूप से कब्जा कर रहे हो। तो समझा ही रहे ना कि अवैध कब्जा मत करो, वो सरकार की प्रॉपर्टी है, मुझे दे दो। ये शांति समझौता ही तो है। आप इसको क्या समझते हैं? सब कुछ शांतिपूर्वक नहीं हुआ। कहीं कोई आवाज उठी कि नहीं नहीं जनाब, ये वक्त की प्रॉपर्टी थी, योगी जी हड़प रहे हैं, सरकार जबरदस्ती ले रही है। सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ। उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना है, तो तकरीरें आई जनाब। क्या बात कर रहे हैं संजय दीक्षित सर? इस्लाम का फंडामेंटल का एक हिस्सा है कि अपवित्र जगह पे नमाज नहीं पढ़ा जाता, और सड़क पर तो जनाब कैसे कैसे जानवर, कैसे कैसे लोग चलते हैं, वो नमाज पढ़ने की जगह ना ये ना, किसने बिल्कुल कहा नहीं। आपको? ये किसने कहा? वो एक दिल्ली के मुसलमान इमाम है, वो बोल रहे थे, वीडियो उनका वायरल है। वो सरकारी इमाम? अब सरकारी हो या प्राइवेट हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बात तो सही है। बिल्कुल बात सही नहीं है। आप पहले पूरी कुरान में पढ़ के बताइए मुझको। तो आपके पास फतावा आलमगीरी भी मौजूद है। अब मैंने जी, आपको 2.5 वॉल्यूम्स तो बना के दे दिए हैं। और नहीं 2 ही बाकी जो वॉल्यूम का आपने दिया है सर। अरे कल ही तो एक पूरा वापस लोड किया है। आप भेजा नहीं है, ठीक है जी। तो आप कहेंगे तो डायरेक्ट भेज देंगे आपको, अवेलेबल फॉर फ्री अपलोड। हम क्यों फतावा आलमगीरी का ट्रांसलेशन कर रहे हैं? कई विद्वान लोग हमसे कहते हैं कि क्या फालतू का टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, क्या आपने वो। तो उनको ये बता दें कि फतावा आलमगीरी अ, तैयार हो गया था सन 1690 के दशक में तैयार हो गया था। 1690।
तो अगर 325 साल से उसका हिंदी या अंग्रेजी ट्रांसलेशन नहीं उपलब्ध है, उसका कोई कारण है। और उसका ये कारण है कि भाई साहब, वो नहीं चाहते कि आप उनकी असलियत बिल्कुल, जानो। ठीक तो बात। इसी का ये प्रोजेक्ट है कि भाई पढ़ो, 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 खुद देखो, हमारे ठीक बात। कहने पे विश्वास मत करो। ये खुद देखो कि ये लोग अपने लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन पढ़ने की भी आदत तो कम है, लेकिन ठीक है, हमें लगता है कि इस तरह की जो बातें होती रहती हैं और हाइलाइट करते रहते हैं, कम से कम इंटरनेट के युग में ये तो कोई नहीं कह सकता कि साहब कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक बात। ख़ास तौर से इसीलिए जो सबसे जो इंटरेस्टिंग वॉल्यूम था, वॉल्यूम 3, वो सबसे पहले अपलोड किया हमने। तो सर साफ-साफ लिखा हुआ है ना जिहाद का मतलब। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भई ये जो सारा का सारा जो मूवमेंट चल रहा है और लोगों के ज्ञान में जैसे-जैसे वृद्धि हो रही है और वैसे-वैसे लोग जो हैं वो योगी जी के सिद्धांतों को अधिक मानने लगे हैं। और योगी जी का सिद्धांत बिल्कुल आपको दिख रहा है। आपको अंतर देख लीजिए आप, अंतर देख लीजिए। हालाँकि कई लोग जो हैं वो उछलेंगे इससे बहुत-बहुत चीज़ से। तरुण खटीक की भी हत्या हुई जी, और सूर्य चौहान की भी हत्या हुई। जी। उनमें दोनों में जो एक्शन लिया गया उसमें क्या अंतर है? एक का एनकाउंटर हुआ, एक का नहीं हुआ। मैंने ट्वीट किया है इसको लेकर के। वो कोई आलोचना कर रहा था, तो मैंने बोला कि देख भाई, यही तो बात है। 50 किलोमीटर का अंतर नहीं है। राजधानी बदलने का अंतर है। एक की राजधानी लखनऊ है, वहाँ पे योगी जी बैठते हैं, एक का ये है। तो खैर तरुण खटीक ही नहीं, पिछले 5 महीने में सर जहांगीरपुरी से लेकर के कई मुस्लिम इलाकों में कई हिंदुओं की हत्या मुसलमान के द्वारा की गई है। 4-5 वो हमेशा सुदर्शन न्यूज़ के अपने वो भाई हैं, वो लगातार पोस्ट करते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। कोई एक्शन नहीं हुआ सर। ना बुलडोज़र चला, अरेस्ट ज़रूर हुए हैं। तो अरेस्ट का तो ऐसा है कि फिर बहुत अरेस्ट के बाद आप लोग देखते ही हैं कि किस प्रकार से कन्हैया लाल के भी जो है छूट जाते हैं। तो जिनके-जिनके नाम होते हैं उनमें से बहुत छूट गए। तो अरेस्ट-वरेस्ट में मैं नहीं मानता। जस्टिस योगी मॉडल और सरकारी जिसको आप बोल रहे हैं मौलाना, उसका एक और वायरल हो रहा है कि पहले तो हत्या करने के बाद हमारा आदमी है बोलते थे तो पुलिस वाले छोड़ देते थे। यहाँ तो डायरेक्ट अब मार देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, तो जेल जाने का भी ये नहीं है। तो समय और हालात को समझे, हालात के अनुसार एक बड़ी किताब ने सब्र नाम का चीज़ दिया है, सब्र करें। तो सब्र कर रहे हैं मुसलमान कि अब तो बंगाल में भी नहीं रहा। काश फिर से सजदा करेंगे और काश यूपी में अली शेख मतलब अखिलेश की सरकार आ जाए। सॉरी स्लिप ऑफ टंग में अली शेख निकल गया। उनका नाम अखिलेश है। वो हो जाता है। तो उनकी सरकार आ जाए। हालाँकि उन्होंने बोला नहीं है सूर्या पर बात। तो ये समझने की बात है कि सरकार आपको कैसी चाहिए? जीवन की रक्षक वाली सरकार चाहिए या जो अतीक अहमद टाइप के लोग पैदा कर दें, मुख्तार को पैदा कर दें, वो जौहर यूनिवर्सिटी वाले को पैदा कर दें, ऐसे लोग थे। और एक नहीं हर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उनका था, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, यहाँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट चल रहा है। तो बहुत सोचना है, समझना है यूपी और पंजाब में इस बार दोनों जगह पर जीत बहुत ज़रूरी है। हुँ। नहीं तो योगी मॉडल तो ठीक ही चल रहा है ना। अखिलेश जी कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है उनको क्या करना है। राजकुमार भाटी जी जो हैं वैसे ही पलीता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं उनके लिए। अरे नहीं, राजकुमार भाटी तो बीजेपी अमित शाह का आदमी है। फिर तो अच्छा। आप लोगों ने समाजवादी पार्टी में छोड़ा। ये तो अमित शाह का आदमी है। मैं ओके। मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो समाजवादी पार्टी का आदमी हो सकता है। अपनी पार्टी ये जैसे लोग कहते तो हैं कि भाई समाजवादी पार्टी का आदमी नहीं था तो अखिलेश जी ने उनको क्यों रिसीव किया? उनके साथ क्यों फ़ोटो खिंचवाई, सेल्फी खिंचवाई? अरे उसे लग रहा है ना कि समाजवाद आप धुरंधर नहीं देखे क्या? सबको लगता है कि वो जमील मामू पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जमील मामू है किसके मामू एक्चुअल में? तो सब अमित शाह के जमील मामू है।
वो सब प्यार से कहता है अरे बच्चा है, तू मेरा बच्चा है। वो डॉक्टर कंचना यादव, बीमा भारती, राजद को 25 पे निपटा गए ये लोग। तो आप मूल पर आइए। ये सब अमित शाह जी के छोड़े हुए आदमी है, सब कांग्रेस का वो सब जो कराता है, वो जो वो प्रियंका भारती भी उन्हीं की है, हाँ हाँ वो सब कंचना यादव भी उन्हीं की। सब वो इरेडिकेट सनातन धर्म बोलने वाला वो अमित शाह का आदमी है। तमिलनाडु में आप देखिएगा यही लोग सनातन धर्म को लेके आएंगे, अपने को लेके आने का नहीं है। वो पिछली बार बोला था तो प्रोटेस्ट अभी तो था, इस बार आजकल तो खबर ये चल रही है कि डीएमके जो है वो ज्वाइन करने वाली है एनडीए। अरे ये तो फर्जी न्यूज है, कंप्लीट बोगस न्यूज भाई। जब ऑलरेडी टीएमसी के 20 सांसद लाइन में खड़े हैं और बीजेपी उनको नहीं ले रही है, कपोल कल्पना को देखिए सर, आप मान लीजिए कि सिर्फ 4 PM वाला जो एक पत्रकार है ना, सिर्फ वैसा नहीं, कुछ क्रेडिबल न्यूज चैनल को अगर आप छोड़ दीजिए, जेडी को छोड़ दीजिए, ओंकार सर को छोड़ दीजिए, भाऊ को छोड़ दीजिए, आदि भाई को छोड़ दीजिए, 4-5 अपने जो कोर ग्रुप के लोग हैं, बाकी इधर भी चल रहा है सर, इधर भी 4 PM जब आ गया, सब समझ गए कि क्या करना है। कंप्लीट बकवास न्यूज है, इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है, और ये सब नुकसान भाजपा का ही करते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि व्यूअरशिप का चस्का है तो चल रहा है। मैं मानता हूं कि आप लोग सिर्फ जयपुर डायलॉग्स देखिए, अभिषेक तिवारी शो देखिए, ओमकार सर को सुनिए, गुरुदेव भाऊ तुलसेकर सर को सुनिए, कहां इधर उधर भाग रहे हैं, जरूरत नहीं है। जिस आपको लगता है सर कि जिसने बोला इरेडिकेट सनातन धर्म, आपका तो विवेक बहुत है, वो हिंदी बेल्ट में बीजेपी अपना सफाया कराएगी उसके साथ अलायंस होकर के? कितना बड़ा पता नहीं चलता है ना। देखो आप दिलीप मंडल को ले लिया, कोई कह ठीक है सकता था कि दिलीप, उसको लेके सफाया कराएगा अपना? अरे सुधार हो जाएगा। अब अगर दिलीप मंडल में ही थोड़ा सा ये अब हो दिलीप जाए, मंडल का नाम रची दिलीप मोंडोल, वो पकड़ा गया। हाँ वो पकड़ा गया बेचारा, उसके साथ अभी देखिए दिलीप ना, मंडल उसने भी धमकी दी है, क्या नाम है उसका, बंगाल में एक मदन मित्रा, मदन मित्रा हाँ, नहीं, मदन मित्रा को देखा हमने, धमकी दी उसने। उसके खून में उबाल आया है, ठीक है, उसके खून में उबाल आया। तो अभी आप देखेंगे थोड़ा सा ये कि जो खून में उबाल आया है मदन मित्रा का, वो ठंडा कैसे होगा बंगाल के लोग जब कराएंगे। फिर ये लोग बोलेंगे डेमोक्रेसी। साला मैं तो देख के दंग हो गया, ये रवीश आशुतोष भी डेमोक्रेसी बचाने की बात बोल रहे थे। ये सब 2 मई के समय चुप थे, और इन्हीं में से किसी की भी टाइमलाइन पे चले जाइए, किसी ने सूर्या के बारे में बात नहीं की, क्योंकि सूर्या हिंदू था। तो मछली को मानव जब तक खा रहा है कोई न्यूज नहीं है। एक शार्क ने मानव को उसका टांग पकड़ के काट लिया तो लोग चिल्लाने लगे, बाप रे बाप, देखो एक मछली ने आदमी का पांव खा लिया, पांव खा लिया। साला हमको मछली समझ के रखा है क्या हिंदुओं को कि गटक जाओगे? मछली का कांटा है, गले में फंस जाएंगे, तुमको पता नहीं है बेटा। ओ राम 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 राम, ये देखो ये क्या खबर आ गया, अरूप विश्वास के खिलाफ भी FIR हो गया। अरूप विश्वास तो बड़ी मछली है भाई, बड़ी मछली है, ये बड़ी देवाशीष कुमार भी बड़ी मछली है, अभी उसके खिलाफ नहीं हुआ है कुछ। लेकिन सर बंगाल में मछली बनाने का विधि इनको पता है ना, बंगालियों को अच्छे से सलीके से काटना जानते हैं, मछली का कांटा निकालना भी इनको अच्छे से आता है। तो दिक्कत वहां है। अब रही बात, तो आपने सही बोला कि जो गुस्सा है टीएमसी के अंदर, वो सब जानते हैं कि अभिषेक बनर्जी के और आईपैक के कारण हुआ है ये सब। सबसे बड़ी मछली तो सारा कारोबार तो वही देख रही थी। अभी होगा, अभी रोने को बहुत आंसू मौका मिलेगा सर। अभी तो फरहाद हकीम पे कुछ नहीं हुआ। उसने बोला था ना कि जिम्मा है, उसने बोला था ना सर जिम्मा है मुसलमानों का, जो लोग इस्लाम में जन्म नहीं लिए वो आप भागे हैं, हम लोग का जिम्मा है कि सब दीन की दावत दे। सबको बिल्कुल, और 50% करो पहले और उसके बाद फिर हाँ 50%, तो 50% जो है भी वो होगा, बाकी सबको शरीयत पढ़ाओ। नहीं होगा 50% ही। बंगाल में जितने मुसलमान हैं वर्तमान में, उसका 50% गायब हो जाएगा, होगा 50%। 50% पे ही काम चल रहा है, सीरियसली लिया। शुभेंदु दादा ने एक बात बिल्कुल, बताऊं आपको, हाँ ये जो 20 करोड़ है ना, ये 20 करोड़ के 15 करोड़ रह जाए अगर ढंग से सेंसस हो जाए तो। हाँ हाँ बिल्कुल, यही बात तो एक मैं और आप न जाने पिछले कितने सालों से बोल रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। मैंने तो
एकदम ग्राउंड पर देखा है कि ये लोग 13 बरस की सलमा को भी नगमा का बुर्का ओढ़ा के बोलते हैं ये भी वोटर हो गई है, इसको भी जोड़ लेना है। और सलमा भी यहां वोट कर रही है, सलमा का एक वोटर आईडी कार्ड, क्योंकि देना बुर्के में ही है वोट। तो सलमा यहां भी वोट कर रही है, बेंगलुरु में भी अपने शौहर के साथ रहने चली जाती है तो वहां भी वोट कर रही है। अभी होने चाहिए पूरे देश में ऐसा यार। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो 90 लाख गायब हुए तमिलनाडु में, बिहार में, बंगाल में, 2.5 करोड़ यूपी में, अभी तेलंगाना में देखिए बड़ा गायब होंगे, केरला में गायब होंगे, ये पूरे देश से 10-12 करोड़ ये एसआईआर में मेरा एस्टिमेट है गायब हो जाएंगे। ये जो वोटर गायब हो रहे हैं ये कहां है? 30 लाख बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को, वो जो मैया बहनी टाइप का एक योजना चल रहा था जिसने देश की मैया बहनी इकोनॉमी की करके रखी है फ्रीबीज के नाम पर, और 30 लाख बांग्लादेशियों को दे रहे हैं 3-3 हजार रुपया। अभी शुभेंदु अधिकारी ने उसका फ्रॉड एक्सपोज करा, सब कैंसिल किया। शुभेंदु अधिकारी का ट्वीट आया है, कल 35 मिनिस्टर्स वोट ले रहे हैं। हाँ, तो भी 35 मिनिस्टर कल जब ओथ ले लेंगे तो फिर आप में इसमें से बहुत सारे लोग को नजर आएंगे कि अरे ये सांप्रदायिक है, ये सांप्रदायिक है। अभी तो रोना बहुत है। अभी तो बंगाल आपको अगले 5 साल, पहले तो योगी जी रुलाते थे, हेमंता बिस्व शर्मा, अगले 5 साल आपको रोना है, और फिर रोना ही रोना है, फिर तो रोना ही रोना है। अभी बहुत रोने का टाइम मिलेगा सर। वो एक धुरंधर फिल्म में था ना वो कैरेक्टर अर्जुन रामपाल, तो उसने बोला था कि मैं जब फोन लगाता हूं अपने बच्चों को तो काफिरों की चीखें सुनता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा उल्टा है, जब भाजपा सरकार जीती है और अभिषेक बनर्जी टाइप का हादसा होता है तो मुझे भी बड़ा आनंद मिलता है सर। मैं भी सुनना चाहता हूं, अलग अलग चैनल सर्च करके आपको सबका चैनल का सबका एनालिसिस सुनता हूं कि देखो यहां से ये बात हो रही है, अच्छा लग रहा है ना। ये अभिषेक बनर्जी को भी हम लोग हिंदुओं की चीखें अच्छी लग रही थी। एक 17 साल की बच्ची 4 मई को किराने के दुकान पे सब्जी खरीदने जा रही थी, उसे मुसलमान खींच के लेके गए, बोला चल हिंदू की बच्ची, हमारा सरकार आया अभी तुझे दिखाऊंगा। एफआईआर कराने गई, नहीं किसी ने सुना। इतना प्रताड़ित किया उन्होंने, उसका यौन शोषण हुआ। उसके बाद एक घटना है जहां पर भाजपा कार्यकर्ता की पत्नी को रात के 8 बजे उठा के लेके गया टीएमसी के कार्यकर्ता ऑफिस में, रात भर उसका यौन शोषण किया, उसका मान मर्दन किया और सुबह 8 बजे दरवाजे पे पटक दिया। लेकिन विडंबना ये नहीं है सर, विडंबना ये है कि अगले रात को फिर 8 बजे उठा के लेके गया। और कुछ लोग चाहते हैं कि अभिषेक तिवारी ये अंडा फेंकने पर, अभिषेक बनर्जी के ऊपर कुछ लोगों ने अंडा फेंक मतलब दिया। वो फेंकते थे बम और हाँ, खुद परेशान है अंडे से। बताइए। हाँ, बिल्कुल सही शायरी आपने बोली, क्या नब्ज पकड़ा, आप तो गालिब हो गए सर। जनाब बम फेंकने वाले अंडों से डर गए। उसका बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया है, डीजे का मतलब निकाल दिया। डीजे का मतलब है डिम और जूतो। हाँ, डिम और जूतो, ठीक है। डिम इज अंडा। डिम इधर तो कह रहा डीजे का यार तो मतलब ये जो डीजे बजा रहे थे तो अब हम डीजे बजा रहे हैं, डिम और जूतो। ठीक है। अच्छा, और वो भी जो है वो लीड अधिकतर स्थानों पर महिलाएं ले रही हैं। आपने शोषण भी महिलाओं का किया, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार के सबसे ज्यादा घटना है। मैंने तो कई घटनाएं आपको बताई भी, और कल मैंने रविश्वास से भी प्रश्न पूछा था कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तब तो तेरी चीखें नहीं निकल रही थी। बात यह है ना सर कि आपका स्टैंडर्ड डबल। जनताना अदालत है, जनता की अदालत लग रही है तो यहां पनिशमेंट मिलेगा ना। डेमोक्रेसी मतलब क्या? जनता की अदालत। बंगाल में जनता अदालत लगा रही है और जनता की अदालत में अभिषेक बनर्जी दोषी करार दिए गए, कहानी खत्म। यही डेमोक्रेसी है। कुछ लोगों को चेतावनी दे रहा हूं, अभी भी 2 या 4 मई को मैंने यूट्यूब पे एपिसोड भी किया था, तो मैंने बोला था कि जिस दिन भाजपा की सरकार आएगी, यही जनता जिसके साथ ये महा अत्याचार हो रहा है ना, वही होगा शॉर्ट लेक में, पार्क स्ट्रीट में, जो बिरला के साथ हुआ था। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ध्यान रखें इस बात का।
क्रोध लोग भूलते थोड़े ना अपने ऊपर किया गया अत्याचार। तो उनके ऊपर ये अत्याचार की पराकाष्ठा थी संजय सर। बंगाल के अंदर जो है ना पराकाष्ठा हुआ है। आप क्या लग रहा है कि एक पिता को अगर विवश कर दिया जाए उसके बेटे के गर्दन के ऊपर तलवार रख के कि शिवलिंग के ऊपर तुम पेशाब करो, उसका अपराध बोध सोचिए उस वक्त क्या होगा मजबूरी में बचाने के लिए अगर वो उसने किया। पहले तो उसने हाथ जोड़े, सब कुछ जोड़े कि बेटा को छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं छोड़ा। वो किस अवस्था में होगा। एक और सुनिए, वो भी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला, उसका बीड़ी का कारखाना था मुजफ्फर बोल रहा हूं, मुर्शिदाबाद में। अपने 3 साल और 4 साल के बच्चों को जब बीड़ी के कारखाने में आग लगाई, चीखे ना निकल जाए, मुंह में कपड़ा ठूस दिया। स्वयं 8 महीने की प्रेग्नेंट, दम घुटने के कारण उसका एक बच्चा मर गया। वो किसी तरह जान बचा के भागी। 2 दिन 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला किसी तरह भूखे प्यासे सरवाइव किए। पानी तो कहीं किसी तरह से मिल गया, भूखे लिटरली सरवाइव किए। उसका मेंटल कंडीशन क्या होगा जब भाजपा जीती होगी? बदला नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे ये बताइए। खाली कह देने से नहीं ना होता है। ट्वीट, अरे मोदी जी तो देखिए सहिष्णु आदमी है, मोदी तो अलग आदमी है, वो तो ऐसा देव है कि अंडा फेंकना जो है वो आईपीसी में भी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। हाँ, कहां से होगा सर? ये तो प्रोटेस्ट है। जूता का अंडा माला पहनाना फेंकना तो ये है। अधिक से अधिक 323 का अपराध बनता है, जिसके लिए आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। और पुरानी 200 सीआरपीसी जो थी उसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने आपको बयान देना पड़ता है। उसके बाद फिर मजिस्ट्रेट उचित समझता है तो कॉग्निजेंस लेता है, नहीं तो पुलिस को रेफर करता है। अरे सर, 153 अंडा सीआरपीसी में। ये थोड़ा अलग तरह का अंडा था, क्योंकि अंडे से क्या हुआ, निकलने को था चूजा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है थोड़ा सा बदल गया, वो खुद चला गया। इसमें उसका वहां से निकल गया सर, वो फेंका भी नहीं। ये कोई है सर? अरे हेलमेट पहन के जा रहे तो क्या ही चोट लगा होगा? सारे अंडे तो हेलमेट भाई में वो हेलमेट भी गजब का था। वो हेलमेट जो है, वो हेलमेट आपके मोटरसाइकिल वाला हेलमेट नहीं था, वो क्रिकेट वाला हेलमेट था। हाँ, सचिन तेंदुलकर जो पहनता था वैसा वाला ग्रिल था उसका। हम देखे उसका ग्रिल, देखे एकदम मजबूत ग्रिल था। तो मेक श्योर किया गया कि मतलब अंडा भी अंदर से ना जा पाए। तो फिर क्या ही मतलब है? ये तो नाखून कटा के शहादत वाली बात है कि हम शहीद हो गए, बलिदान हो। अरे भैया, बलिदान देना है तो सड़क पर बिना इसके निकलो, सुरक्षा के निकलो, फिर देखो। हमको तो यह आश्चर्य है, अभी भी 4-5 टीएमसी वाले घूम रहे थे अभिषेक बनर्जी के साथ। स्थिति जिस प्रकार से विकराल हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई समर्थक फिर से वही हिंदू बन जाए जिस हिसाब से हिंदू में कन्वर्शन हो रहा है। बाकी तो देख ही रहे कि कैसे सारे टीएमसी वाले खुद ही बोले भाई मेरा टीएमसी से कोई लेना देना, देखो मैंने काउंसलर के पद से भी इस्तीफा दे दिया, कट मनी भी सबका वापस कर दे रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी 3-4 दिन पहले देखा है एक काउंसलर को कपड़ा करके नंगा उल्टा करके मारे, वो भी वीडियो वायरल है। भाई सबका कट बनी तो अब वापस करना ही पड़ेगा, मिनिमम है वो तो। करना पड़ेगा, वो मिनिमम है। पैसा लिया तो पैसा तो देना पड़ेगा, ईएमआई चुकाना पड़ेगा। जी, तो आइए, ऐसा लग रहा है, सार पूरी चर्चा का यह है कि ऐसा लग रहा है कि बंगाल अभी बड़े लंबे समय तक हेडलाइन में रहेगा और हम लोग अगले कई महीने तक बंगाल की चर्चा करते रहेंगे। अभी यूपी को हेडलाइन बनने में समय लगेगा, बंगाल ने ऑक्यूपाई कर रखा है बहुत तगड़ा अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, हेडलाइन में तो यूपी भी है, ऐसा नहीं है। पर क्या है ना कि बंगाल में जो कारनामे हो रहे हैं, और देखिए जनता कर रही कारनामे है, पब्लिक कर रही है। उत्तर पब्लिक प्रदेश में पब्लिक ने नहीं किया था, योगी जी ने किया था। हाँ, ये मूल अंतर है। यूपी ने योगी जी को वोट किया और मस्त रिलैक्स हो गया। और आज भी शिकायत मैं कई बार देखता हूं कि योगी जी ने ये नहीं किया, योगी जी ने वो नहीं किया। बंगाल में जनता ये नहीं कर रही, वो कह रही कि गली नंबर 3 में वो जो गेट नंबर रेड कलर वाला है ना, वो बांग्लादेशी है, वो अभी तक रह कैसे रहा है? तो खुद ही डोलचा वोलचा उठा के कह रहे हैं कि नहीं अब रहने लायक नहीं रहा, बंगाल असहिष्णु है, सब हमको भगा रहे हैं, वो सब लेकर के। आज मैंने फोन किया अभी मैं कि देख रहा था, सुमैया खातून कह रही थी कि हमको कोई हाँ, रहने ही नहीं दे रहा है, इसलिए मैं वापस जा रही हूँ। एक कह रही थी कि मुझे तो टीएमसी वाले ने आकर के बसाया था, वो नेता का भी नाम ले ली।
तो मैं ये जानना चाहता हूँ भाई, सरकार ही चलेगी तो रह के एक बोल रहा था, एक वो बोल रहा था कि मैंने तो 2024 में वोट भी दिया था। मतलब ऐसे नंगा कर रहे हैं एसआईआर विरोधियों को, खुद बांग्लादेशी अपने मुंह से कह रहे हैं कि देखो मैंने तो वोट भी किया था यार 2024 में। तो अब बांग्लादेशी वोट करेंगे तब तो भाई बीजेपी को 12 ही सीट मिलनी थी। फिर तो संजय दीक्षित सर का प्रेडिक्शन और ओपिनियन पोल किसी का कुछ नहीं, अभिषेक तिवारी का चलना ही नहीं था, क्योंकि हम बांग्लादेशियों से थोड़ी ना बात करके आते हैं वोट किसको दोगे भाई। हम तो जेन्युइन पीपल से बात करते हैं। फिर तो रिजल्ट सही है, अब ठीक कर रहे हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, अभिषेक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नामा राशि के ऊपर आपदाएं टूटी हुई हैं, उसके लिए आपको साथ मेरी सहानुभूति है, और आप जो भी अपने नामा राशि की मदद कर पाएँ अवश्य करें। तो कड़ी निंदा तो अवश्य कर दें, मैंने भी कल कर दी थी कड़ी निंदा। और कड़ी निंदा बाकी के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।